चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। 2026 के नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, आज उसकी एक एक परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की बात नहीं है, बल्कि उन लाखों सपनों के टूटने की कहानी है जो एक झटके में बिखर गए। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल मौजूद है, उसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के सुरक्षा चक्र में आखिर इतनी बड़ी सेंध लगी कैसे। इस पूरी धोखाधड़ी का जो स्केल है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लीक हुई एक फाइल में 180 में से पूरे 135 सवाल बिल्कुल वही थे जो असली देशव्यापी परीक्षा में आने वाले थे। सोर्स डेटा बताता है कि 90 में से 90 बायोलॉजी के सवाल और 45 केमिस्ट्री के सवाल एकदम उसी क्रम में मैच कर रहे थे। मतलब बिना एक भी कॉमा या फुल स्टॉप बदले। ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। ये एक बेहद सोची समझी और सुनियोजित साजिश थी। अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। इसका पहला सुराग मिला था राजस्थान के सीकर से एक व्हाट्सएप अलर्ट के जरिए। ये लीक सामने कैसे आया, इसके पीछे की घटना भी किसी फिल्म से कम नहीं है। हुआ ये कि केरल में MBBS की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने 300 सवालों की एक PDF फाइल अपने पिता को व्हाट्सएप पर भेजी। उनके पिता सीकर में ही एक हॉस्टल चलाते हैं, तो अगली सुबह यानी परीक्षा वाले दिन उन्होंने ये सोचकर वो पेपर अपने हॉस्टल के छात्रों में बांट दिया कि शायद कुछ काम आ जाए। लेकिन असली झटका तब लगा जब एग्जाम खत्म होने के बाद एक कोचिंग टीचर से उस पेपर को चेक करवाया गया। तब जाकर खुलासा हुआ कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बिल्कुल वही सवाल असली परीक्षा में छपे हुए थे। अब जाहिर है ये बात सिर्फ एक शहर तक दबकर नहीं रहने वाली थी। ये एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। इस एक अकेले खुलासे ने इतना भयानक रूप ले लिया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को इतिहास में पहली बार पूरी की पूरी नीट परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। सोचिए, रातों रात 22 लाख उन छात्र छात्राओं का भविष्य और उनकी सालों की कड़ी मेहनत एक घोर अनिश्चितता में तब्दील हो गई, जो डॉक्टर बनने का सपना दिन रात देख रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि ये पेपर लीक हुआ कहाँ से। चलिए इस पूरी पेपर ट्रेल का पता लगाते हैं और देखते हैं कि इसके तार कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं। सोर्स मटेरियल को अगर ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि ये कोई साधारण चोरी चकारी नहीं थी। ये महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ एक बेहद हाई-टेक ऑपरेशन था। पेपर को बाकायदा एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से चुराया गया। और ध्यान दीजिए, इसे किसी मोबाइल से फोटो खींचकर नहीं, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल करके डिजिटाइज किया गया था। और तो और मॉनिटरिंग सिस्टम की नज़रों से बचने के लिए नासिक के ही बाहरी इलाके में एक कस्टम शैडो सर्वर भी सेटअप किया गया था। मतलब पूरी तैयारी के साथ काम हुआ था। एक बार पेपर स्कैन हो गया, उसके बाद ये एक बेहद मुनाफे वाली अवैध सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया, जहां हर कदम पर इसकी कीमत आसमान छू रही थी। नासिक में जिस सॉफ्ट कॉपी की कीमत 1 लाख रुपए तय हुई थी, वो हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचते पहुंचते 15 लाख की हो गई। फिर वहां से ये राजस्थान में 30 लाख में बिकी और आखिरकार सीकर के एक एजेंट तक 5 लाख रुपए में पहुंची, जिसने आगे इसे कई छात्रों को और बेच दिया। जैसे जैसे हाथ बदलते गए, मुनाफा कई गुना बढ़ता चला गया। अब जांच एजेंसियों की नज़रों से बचने के लिए जो तरीका अपनाया गया, वो और भी ज्यादा शातिर था। गुरुग्राम में एक डॉक्टर ने क्या किया कि असली पेपर के उन 120 सवालों को एक विशाल 410 सवालों वाले गेस पेपर के अंदर बड़ी चालाकी से छिपा दिया। इसमें 290 बिल्कुल नकली सवाल मिला दिए गए थे। ये सब इसलिए किया गया ताकि अगर किसी के हाथ ये पेपर लगे भी तो उसे शक ही न हो कि ये असली लीक है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल किसी आम प्रैक्टिस पेपर या मॉक टेस्ट जैसा ही लग रहा था। ये पेपर राजस्थान में जिन 2 भाइयों तक पहुंचा, वहां से इस मामले में कथित राजनीतिक कनेक्शंस भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। चलिए इसे समझते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मांगेलाल और दिनेश बेवाल नाम के इन 2 भाइयों ने ये पेपर परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले ही 30 लाख रुपए में खरीद लिया था। मतलब ये कोई आखिरी मिनट वाली डील बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गंभीर सवाल खड़े करती है, वो ये है कि इन्हीं के परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल भी इसी नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया था। अब ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और कहानी है, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। सोर्स हमें ये भी बताता है कि इन आरोपियों में से एक व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी के यूथ विंग का सदस्य है।
सोशल मीडिया पर राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं और उसने राज्य विधानसभा चुनावों में सक्रिय रूप से प्रचार भी किया था। अब यहाँ हमारा मकसद किसी भी पार्टी विशेष पर आरोप लगाना या निशाना साधना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जानकारी सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि कैसे सिस्टम की कमियां ऐसे अवैध नेटवर्क्स को पनपने का मौका दे देती हैं जिनकी पहुंच काफी ऊपर तक होती है। अब जब इतने बड़े स्तर पर सबूत सामने आ रहे थे तो सिस्टम का रिएक्शन क्या था? दुर्भाग्य से शुरुआती दौर में हमें सिर्फ प्रणालीगत इनकार और घोर उदासीनता ही देखने को मिली। याद है वो हॉस्टल मालिक पिता, जब उन्होंने सबसे पहले सीकर पुलिस को इस लीक की जानकारी देनी चाहिए तो पुलिस ने उनकी बात को महज एक अफवाह बताकर उन्हें वहां से चलता कर दिया। लेकिन कहानी तब पलटी जब राज्य के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने जांच अपने हाथ में ली। उन्होंने पाया कि गेस्ट पेपर वाले उस व्हाट्सएप मैसेज पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग लगा हुआ था। इसका सीधा सा मतलब था कि ये पेपर कोई एग्जाम से एक रात पहले लीक नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 1 महीने से धड़ल्ले से सर्कुलेट हो रहा था। स्थिति तो तब और भी ज्यादा निराशाजनक हो गई जब एनटीए के महानिदेशक का एक बेहद विवादित बयान सामने आया। उन्होंने एक अजीब सा तर्क पेश करते हुए कहा कि कोई फिजिकल पेपर मार्केट में नहीं आया है, बल्कि सिर्फ एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है, इसलिए इसे पूरा पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। अब जरा सोचिए, जब 180 में से 135 सवाल शब्दशः मैच कर रहे हों तो इस तरह का बयान लाखों छात्रों की परेशानी और उनके जायज गुस्से को और भड़काने वाला ही साबित होगा ना। और सोर्स हमें याद दिलाता है कि ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। ये बिल्कुल 2024 के नीट विवाद की ही तरह है, जहां परीक्षा से पहले अवैध नेटवर्क्स के जरिए पेपर बांटे गए, बिना कोई ठोस कारण बताए छात्रों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और 67 छात्रों ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल कर लिया। उस वक्त भी सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन क्या सिस्टम में कोई बुनियादी सुधार हुआ? क्या कोई जवाबदेही तय हुई? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है। तो इन सब के बीच चलिए अब परीक्षाओं के दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसके असली मायने क्या हैं। यहीं पर हमारा असली मुद्दा सामने आता है। लाखों युवा अपनी नींद, अपनी सोशल लाइफ और अपना मानसिक स्वास्थ्य दांव पर लगाकर सालों साल इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके परिवार अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई महंगी कोचिंग में लगा देते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम उन चंद लोगों द्वारा बड़े आराम से बाईपास कर दिया जाता है जो पैसे देकर पेपर खरीद सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो भावनात्मक और आर्थिक नुकसान होता है ना, उसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सकती है। ऐसी घोर प्रणालीगत अनिश्चितता और निराशा के बीच हमारा सोर्स मटेरियल नजरिया बदलने की एक बहुत ही जरूरी सलाह देता है। वो ये है कि सिर्फ एक कमजोर एग्जाम रैंक या खोखली सफलता के पीछे भागने के बजाय फोकस अपनी असली काबिलियत और कौशल को निखारने पर होना चाहिए। कामयाब होने के लिए नहीं, बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ें। आज के इस माहौल में ये बेहद जरूरी हो गया है कि हमेशा एक मजबूत प्लान बी तैयार रखा जाए। आज ऐसे कई उभरते हुए और तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र हैं जिनमें एक शानदार करियर बनाया जा सकता है, चाहे वो डेटा साइंस हो, यूआई यूएक्स डिजाइन हो, सस्टेनेबिलिटी हो या फिर कंटेंट क्रिएशन। ये ऐसे फील्ड्स हैं जो किसी एक एंट्रेंस एग्जाम के मोहताज नहीं हैं और जहां आपकी असली स्किल काम आती है। अपनी संभावनाओं को खुला रखना ही आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। तो ये चर्चा अंत में हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम अपनी सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा को ही सुरक्षित रखने में बार बार विफल रहता है, तो युवाओं पर पड़ने वाले इस भारी भावनात्मक और वित्तीय बोझ की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? जब ऐसे पेपर लीक होते हैं तो क्या सिर्फ परीक्षाएं रद्द होती हैं या इस देश का भविष्य? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को समझने में मदद मिली होगी।